एक लड़का था जो बहुत जीनियस था टेक्नोलॉजी में, और उसने अपने 20s में ही वाईफाई के राउटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लिया था और उसे पैटेंट भी कर लिया था। और उसने काफ़ी कंपनियां स्टार्ट करके बेच भी दी थी। और उसको एक आदत थी, वो ना पैसे अपनी जेब में लेकर घूमता, काफ़ी मतलब नोटों की गड्डियाँ लेकर वो घूमता और लोगों को दिखाता कि उसके पास कितना पैसा है। उन लोगों को भी दिखाता जिनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था दिखने में। और ये तब और ज़्यादा करता जब वो नशे में होता। एक दिन उसने अपने फ्रेंड को बोला कि दोस्त जा, $1000 उसने दिए और बोला कि पास में जो ज्वेलरी की शॉप है ना, वहाँ से सोने के सिक्के लेकर आ, $1000 के। दोस्त गया और 1 घंटे बाद आया सोने के सिक्के लेकर। फिर वो और उसके दोस्त मिलकर गए एक डॉक पे, जहाँ पर पास में समुंदर भी था। तो वहाँ पर वो उन सोने के सिक्कों को ऐसे उछाल के फेंक रहे थे जैसे कि वो पत्थर हो, और कंपटीशन कर रहे थे कि किसका सोने का सिक्का दूर जाएगा। और ये सब क्यों हो रहा था? बस एंजॉयमेंट के लिए। कुछ दिनों बाद वो लड़का होटल में गया और होटल में उसने एक लैंप तोड़ दिया। मैनेजर बोला है $500 का है। लड़का बोला ओह $500, अच्छा $500 चाहिए आपको। उसने जेब में से पैसे निकाले और उसे दिए और बोला ये लो $5000 और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, आइंदा मेरी ऐसी बेइज्जती करने की हिम्मत भी मत करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बिहेवियर आखिर कब तक चलेगा? तो आंसर है ज़्यादा दिन तक नहीं, कुछ ही वर्षों में, कुछ ही सालों में वो दिवालिया हो गया और वो सड़क पे आ गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका आंसर जानने से पहले मैं आपको और एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 में 28 लाख लोगों की मौत हुई थी यूएस में, और इनमें से बस 400 लोग ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ $8 मिलियन थी, और उनमें से ही एक इंसान थे जिनका नाम था रोनाल्ड जेम्स रीड। अब इनकी लाइफ की बात की जाए तो ये काफ़ी खास नहीं थी। तो ये अपने फैमिली में से सबसे पहले ग्रेजुएट इंसान थे। इन्होंने 25 साल तक गैस स्टेशन पे काम किया मैकेनिक का। उसके बाद इन्होंने 17 साल टीसीजनी स्टोर पे फ्लोर साफ़ करने का काम किया। उसके बाद जब ये 38 की एज के हुए तो इन्होंने एक रूम लिया 2 BHK का, जिसका रेंट था $12,000। उसके बाद जब ये 50 साल के हुए तो इनका डिवोर्स हो गया, और उसके बाद इन्होंने कभी शादी नहीं की, और 2014 में जब ये 92 की एज के थे इनकी डेथ हो गई। और बट स्टिल डेथ के बाद उनकी जो नेटवर्थ थी वो $8 मिलियन थे, जिनमें से उन्होंने $2 मिलियन अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दे दिए, और जो $6 मिलियन थे वो उन्होंने लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि रोनाल्ड के पास इतना पैसा आया कैसे? वेल, इसका कोई सीक्रेट नहीं है। नहीं, उनको कोई लॉटरी नहीं लगी थी, ना उनका कोई जैकपॉट लगा था कैसीनो में। उन्होंने बस फालतू खर्च करने की जगह उन पैसों को सेव किया, और सेव करने के बाद उस सेविंग को उन्होंने ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करा। और इन्वेस्टिंग करने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, बस सालों साल वेट किया, और फिर वो उनकी कुछ थोड़ी सी सेविंग कंपाउंड होकर $8 मिलियन हो गई। तो ये एक कहानी थी फेलियर से लेकर फिलांथ्रोपिस्ट तक। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी के अपोजिट 2014 में और एक इंसान की डेथ हुई थी जिनका नाम था रिचर्ड फुस्कान। रिचर्ड फुस्कान MBA ग्रेजुएट थे हार्वर्ड से। रोनाल्ड के अपोजिट बताया जाए तो ये काफ़ी अच्छे थे अपने करियर में, इतने अच्छे थे कि 40 की एज में ये रिटायर हो गए थे, और इनको एक फिलांथ्रोपिस्ट बनना था, जो कि ये बाद में बने भी। और इन्होंने एक लग्जरियस घर भी खरीदा था जिसमें 11 बाथरूम थे, 2 एलिवेटर्स थे, 2 पूल्स थे, 7 गैराज थी, और इनकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट थी मंथली की वो थी $90,000। तो आप सोच सकते हो कि वो कितने अमीर थे। लेकिन 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्होंने अपनी वेल्थ खो दी, और उसके बाद 2014 तक आते आते उन्होंने अपना सब कुछ लॉस कर दिया। और ये एक कहानी थी फिलांथ्रोपिस्ट से लेकर फेलर तक की। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप बिना किसी हाई कॉलेज डिग्री के, बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी हाई कंडीशन के उन लोगों को पीछे छोड़ सकते हो जिनके पास हाई कॉलेज डिग्री है, अच्छा बैकग्राउंड है? तो इसका आंसर ऑथर बोलते हैं कि वो है फाइनेंस, और ये हमने पिछले स्टोरी से देखा भी, रोनाल्ड और रिचर्ड की स्टोरी से, राइट। अब फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करना बहुत मुश्किल साइंस नहीं है, यार आपको बहुत बड़े IQ की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ सॉफ्ट स्किल। अब इस सॉफ्ट स्किल में ना 2 चीज़ें मैटर करती है। पहला कि आप क्या एक्शन लेते हैं, और दूसरा कि आप उस एक्शन लेने के बाद कैसे बिहेव करते हैं लॉन्ग रन में, बजाय इसके कि आपके पास कितनी नॉलेज है। अब इस सॉफ्ट स्किल को ना ऑथर साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये इसी बुक्स में आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपके स्किल को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में बस मैं पहला ही पॉइंट बताऊंगी और बाकी के 3 पॉइंट्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी।
सो लेसन नंबर 1 है लक एंड रिस्क। आप सभी जानते हैं कि बिल गेट्स बहुत ही कम एज में कोडिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। उन्होंने 13 के एज में ही कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आपको क्या ये पता है 1968 में 13 साल के बिल गेट्स जाते थे, वो एक गिने चुने स्कूल में से था। और उस टाइम तो कॉलेज ग्रेजुएट के पास भी एक्सेस नहीं होता था, जबकि 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए बिल गेट्स के पास था। मतलब ये कितनी लकी चीज़ है ना। बिकॉज 1968 में 300 मिलियन लोग हाई स्कूल में जाते थे और उनमें से भी 18 मिलियन लोग यूएस में रहते थे और उनमें से भी 2,70,000 लोग वॉशिंगटन स्टेट में रहते थे और उनमें से भी 1 लाख लोग ऐसे थे जो सिएटल एरिया में रहते थे और उनमें से भी 300 बच्चे ऐसे थे जो लेक साइड स्कूल में जाते थे और बिल गेट्स भी उनमें से ही थे। मतलब देखा जाए कि पूरे दुनिया में से बस 1 मिलियन में से एक ही बच्चा ऐसा था जिसके पास इतनी कम एज में कंप्यूटर का एक्सेस था और उनमें से ये एक बिल गेट्स थे। और बिल गेट्स खुद मानते हैं कि अगर वो लेक साइड स्कूल में नहीं पढ़ते तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। मतलब ये कितनी लकी चीज़ है। अब बिल गेट के अपोजिट देखा जाए तो उनके एक दोस्त भी थे जो 8th स्टैंडर्ड में उनके साथ पढ़ते थे, जिनका नाम था केंट इवांस। केंट इवांस के पास भी हाई स्किल थी, बिल्कुल बिल गेट्स की तरह। ये दोनों मिलकर कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाते थे और बिल गेट्स बोलते थे कि केंट इतने इंटेलिजेंट थे कि वो आज माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर पार्टनर बन सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? बिकॉज हाई स्कूल पास करने से पहले ही केंट माउंटेनियरिंग करने गए थे एक बार और माउंटेनियरिंग करते करते उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और जिनमें उनकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर ना गौर करने वाली बात यह है कि माउंटेनियरिंग करते वक्त 3 डजन लोगों की मौत होती है और यहाँ पर एक हाई स्कूल के बच्चे की मौत होने का जो परसेंटेज है 1 in a 1 million है। मतलब जो लक था बिल गेट का, जो कि क्योंकि वो आप अब इतने सक्सेसफुल है, वही एक रिस्क था केंट इवांस का जो वो आज इस दुनिया में ही नहीं है। और यहाँ पर यही बात गौर करने वाली है। नोबेल प्राइज़ विनर रॉबर्ट शिलर से जब पूछा गया कि इन्वेस्टिंग के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पता करना चाहते हो लेकिन वो आप कभी पता ही नहीं कर सकते, तो रॉबर्ट ने आंसर किया द एग्जैक्ट रोल ऑफ लक इन अ सक्सेसफुल आउटकम। मतलब लक का कितना रोल है सक्सेसफुल होने में। अब देखो, गलत मत समझना, ऑथर बोलते हैं कि लक पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको उसे पूरी तरह इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अब देखो, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और वहाँ पर 1% चांसेस है या फिर बोलो 3% लक है, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन 20% रिस्क भी है कि आप फेल हो सकते हो। अगर आप फेल होते हो तो आपको अपने आप से एक्शन जरूर करना चाहिए कि आपने क्या गलती की, क्या आपने कोई गलती की, या फिर आप बस उन 20% लोगों में से हो जो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे सक्सीड नहीं हो सकते। अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल लोगों को देखकर बोलते हैं कि ये तो बहुत लकी था, इसके पास बहुत टैलेंट था, ये था वो था, इसलिए वो इतना सक्सेसफुल है। जबकि जब ऑथर फेल होते थे तो वो अपने आप को बोलते थे कि मेरा लक ही मेरे साथ नहीं था इसलिए मैं फेल हुआ। और सच तो ये है कि दोनों बातें सच नहीं है। अगर आपके साथ कोई अच्छी चीज़ होती है तो आप सोचने लग जाते हो कि लक ने आपको सक्सेस दिलाई है, बल्कि आपको उसके साथ साथ उसकी कज़न रिस्क भी कंसीडर करना चाहिए जो कभी भी आप तक वापस ले सकती है। सिमिलरली, जब आप कोई बैड डिसीजंस लेते हो तो सारा का सारा ब्लेम अपने आप पर लेने लग जाते हो, और यहाँ पर आप लक फैक्टर को पूरी तरह इग्नोर कर देते हो और हमेशा सारा का सारा ब्लेम अपने आप पर मत लिया करो। और यही दोनों चीज़ें यहाँ पर समझने वाली है, लक और रिस्क, जो कि आप फाइनेंशियल सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यही पे लेसन नंबर 1 समाप्त होता है। बाकी के 3 लेसन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।